ओके जी, पीछे हमने पढ़ लिया था नॉइजलेस चैनल के लिए हमारे प्रोटोकॉल्स, एरर और फ्लो कंट्रोल के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वो हमारे पास आइडियल चैनल है, ये हमारे पास रियल चैनल पे है नॉइजी चैनल। नॉइजी चैनल के ऊपर हम प्रोटोकॉल्स देख लेते हैं जो कि हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो नॉइजलेस चैनल है, क्योंकि वो इन रियल एग्जिस्ट नहीं करते। और नॉइजी चैनल, क्योंकि हर चैनल के ऊपर कुछ ना कुछ नॉइज पाई जाती है ड्यू टू टेम्परेचर और समथिंग एल्स। आपके पास किसी भी वजह से जो नॉइज है वो आ सकती है। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? जी मैम। वेरी गुड। इसमें हमारे पास जो प्रोटोकॉल्स हैं वो हैं, आपके पास स्टॉप एंड वेट, गो बैक एंड और सेलेक्टिव रिपीट और विद ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। ये हम पीछे भी देख कर आए हैं कि ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट क्या है, हमारे पास एरर कंट्रोल के लिए यूज की जाती है। ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट क्या है, मतलब कि आपके पास जब टाइम एक्सपायर होगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो डाटा है वो दोबारा से सेंड कर दिया जाएगा टू द रिसीवर। तो ये आपके पास ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टॉप एंड वेट का। स्टॉप एंड वेट एरर करेक्शन स्टॉप एंड वेट के अंदर कह सकते हैं कि आपके पास एरर करेक्ट किया जाता है बाय रीट्रांसमिटिंग अ फ्रेम, क्योंकि फ्रेमिंग की बात हो रही है। तो जब आपके पास फ्रेम को रीट्रांसमिट किया जाएगा उस तरीके से आपके पास एरर करेक्ट किया जाता है। और रीट्रांसमिट किस तरीके से किया जाएगा? इन स्टॉप एंड वेट ARQ। स्टॉप एंड वेट ARQ का मेथड जब हम यूज करेंगे तो हमारे पास कॉपी रख लेंगे अपना, जो आपके पास सेंट फ्रेम है उसकी कॉपी रख ली जाएगी स्टॉप एंड वेट ARQ के अंदर इन ऑर्डर टू करेक्ट एरर। और फिर उस जो आपके पास अगर एरर जो फ्रेम है अगर तो वो रिसीवर एंड पे रिसीव नहीं हुआ तो उसे रीट्रांसमिट कर दिया जाएगा जब टाइम एक्सपायर होगा। ARQ हमें क्या कहती है? ARQ हमें यही कहती है कि जब टाइम एक्सपायर होगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो फ्रेम है वो सेंड कर दिया जाएगा। तो स्टॉप एंड वेट ARQ के अंदर एरर करेक्ट किया जाता है बाय कीपिंग अ कॉपी। कॉपी किस साइड पे रखी जाती है? सेंडर साइड पे रखी जाती है। आपकी जो कॉपी है वो सेंडर साइड पे रखी जाती है। मतलब क्या है कि आपके पास सेंडर से रिसीवर को डाटा सेंड किया, फॉर एग्जाम्पल फ्रेम 1 सेंड किया, तो फ्रेम 1 जो है वो सेंडर अपने पास सेव कर लेगा बफर के अंदर। तो उसकी कॉपी अपने पास सेव कर लेगा सेंड फ्रेम की और रीट्रांसमिट कर देगा अगर तो टाइम एक्सपायर हो जाता है। तो जब टाइम एक्सपायर होगा तो स्टॉप एंड वेट ARQ के अंदर ऑटोमेटिकली आपका जो डाटा है वो सेंड कर दिया जाएगा अगेन। तो इस तरीके से आपके पास स्टॉप एंड वेट में आपका एरर करेक्ट किया जाता है अगर तो एरर आ जाता है। अब हमारे पास जब डाटा सेंड करने के पीछे भी हमारा स्टॉप एंड वेट ARQ क्या था? पिछला जो हमारा स्टॉप एंड वेट ARQ स्टॉप एंड वेट था और इस स्टॉप एंड वेट ARQ में डिफरेंस क्या है कि वहां पे आपके पास डाटा सेंड किया जाता था, उसकी एक्नॉलेजमेंट तक वेट किया जाता था, दोबारा से रीट्रांसमिट खुद से नहीं किया जाता था। लेकिन स्टॉप एंड ARQ के अंदर टाइमर लगा दिया जाता है। टाइमर से जब टाइम एक्सपायर होता है तो ऑटोमेटिकली दोबारा से सेंड कर दिया जाता है, बेशक उसकी एक्नॉलेजमेंट आई है या नहीं आई। अगर तो एक्नॉलेजमेंट आ गई इसका मतलब है डाटा रिसीव हो गया। अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आई और आप स्टॉप एंड वेट के अंदर वेट करते रहते थे जब तक कि एक्नॉलेजमेंट नहीं आती थी, लेकिन ARQ ये कहता है कि आप बहुत ज्यादा वेट ना करें, अगर आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं आई उसे दोबारा सेंड कर दें, फिर आपके पास एक्नॉलेजमेंट आ जाए। क्योंकि हो सकता है कि एक्नॉलेजमेंट भी आपके पास करप्ट हो सकती है, जब जैसे डाटा आपका करप्ट हो सकता है वैसे आपकी एक्नॉलेजमेंट भी करप्ट हो सकती है। तो जब आपके पास डाटा अगर करप्ट हुआ है तो डाटा दोबारा सेंड किया जाएगा और वो रिसीव होगा और उसे जो रिसीवर है वो अपने पास रख लेगा। लेकिन अगर इन एनी केस उसकी क्या नाम है उसका एक्नॉलेजमेंट करप्ट हुई है तो रिसीवर एंड पे उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा जो डाटा रिसीव हुआ है और एक्नॉलेजमेंट दोबारा से भेज दी जाएगी। और सेंडर साइड पे जब एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाएगी तो वो उसे दोबारा नहीं भेजेगा। अब इस चीज के लिए जब हमने टाइमर लगाना है तो टाइमर के साथ साथ हमें जरूरत पड़ेगी सीक्वेंस नंबर की। सीक्वेंस नंबर की क्यों जरूरत पड़ेगी? क्योंकि स्टॉप एंड वेट में हमने क्या कहा? ARQ के अंदर, स्टॉप एंड वेट ARQ के अंदर हमने कहा कि हमने उसकी कॉपी सेव रखनी है। तो कॉपी सेव जब रखनी है तो हमें कॉपी के साथ कोई ना कोई उसका एड्रेस लगाना पड़ेगा ताकि हमें पता चले कि ये जो फ्रेम सेंड हुआ था ये उसकी कॉपी है। तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है सीक्वेंस नंबर की। अब सीक्वेंस नंबर जो स्टॉप एंड वेट ARQ के अंदर है वो मॉड्यूलर अरिथमेटिक 2 का आपका मेथड यूज करती है। मॉड्यूलर अरिथमेटिक क्या था आपके पास? यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 बिट्स सेंड की क्या नाम है उसका
जो विंडो साइज है उसका आपके पास सेंडर विंडो साइज जो है वो 1 है और रिसीवर विंडो साइज भी 1 है। अब विंडो साइज क्या है वो आपको जो अगला प्रोटोकॉल है वहां से आपको बेसिकली सही पता चलेगा। बेसिकली विंडो साइज ये होता है कि आपके पास कितनी बिट्स एट अ टाइम आप लोग सेंड कर सकते, मतलब कि कितने फ्रेम्स आप लोग ऑटोमेटिकली एट अ टाइम सेंड कर सकते हैं फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर ओवर द मीडियम, वो आपके पास होता है विंडो साइज। आगे मजीद जो अगले प्रोटोकॉल्स जो हैं उनमें मजीद आपको बेहतर तरीके से पता चल जाएगा कि आपके पास विंडो साइज क्या है। अलबत्ता स्टॉप एंड वेट के अंदर क्या कर रहे हो आप, सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेम सेंड कर रहे हो और रिसीवर भी क्या कर रहा है, एक ही रिसीवर रिसीव कर रहा है विंडो क्या नाम है उसका, फ्रेम। स्टॉप एंड वेट ARQ के अंदर क्या हो रहा है, स्टॉप एंड वेट वही मेथड है कि आपने एक फ्रेम सेंड किया, उसकी एक्नॉलेजमेंट का वेट करना है अनटिल अनलेस, जब तक एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होती है आप अगला फ्रेम सेंड नहीं कर सकते। लेकिन ARQ का मेथड यहाँ पे आ गया, तो ARQ कहता है कि अगर आपको एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुई तो आप ज्यादा वेट ना करें, आपका जब टाइम एक्सपायर हुए आप दोबारा से उस फ्रेम को भेज दें। तो इसलिए ये यहाँ पे क्या है कि सेंडर भी सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेम सेंड कर रहा है एट अ टाइम और रिसीवर सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेम रिसीव कर रहा है। तो सीक्वेंस नंबर जो है वो डिपेंड करता है आपका सेंडर विंडो साइज प्लस रिसीवर विंडो साइज। सेंडर की विंडो साइज क्या है 1 और रिसीवर की भी क्या है 1। तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ गया 2। तो आपका जो सीक्वेंस नंबर है स्टॉप एंड वेट ARQ के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ 2 होंगे सीक्वेंस नंबर। डिपेंड करता है आपके सेंडर और रिसीवर की विंडो साइज पे, जो कि 2 निकला, और यहाँ पे सीक्वेंस नंबर क्या होंगे 2। तो मॉड्यूलर अरिथमेटिक यूज कर रहा है, तो मॉड्यूलर अरिथमेटिक ये कहता है कि आपका रिपीटेडली वो काम हो रहा है। जब 2 सीक्वेंस नंबर हैं तो आपके पास यहाँ पे सीक्वेंस नंबर क्या यूज होंगे, एक 0 दूसरा 1, बार बार यही यूज होते रहेंगे 0 1 0 1 0 1। तो ये आपके पास सीक्वेंस नंबर का कॉन्सेप्ट यूज होता है स्टॉप एंड वेट ARQ के अंदर। ये हमने देख लिया कि सीक्वेंस नंबर आपके 2 यूज होंगे, 0 और 1। अब आपके पास स्टॉप एंड वेट ARQ के अंदर जो एक्नॉलेजमेंट है वो भी आपके पास उसी तरीके से सीक्वेंस नंबर यूज करेगी जो कि आपके पास मॉड्यूलर अरिथमेटिक का मेथड है, और जो कि आपके पास 2 निकला था। तो यहाँ पे भी आपके पास एक्नॉलेजमेंट के भी सीक्वेंस नंबर क्या होंगे, डाटा के साथ भी आपका सीक्वेंस नंबर लगेगा और एक्नॉलेजमेंट के साथ भी आपका सीक्वेंस नंबर ऐड होगा इन स्टॉप एंड वेट ARQ के अंदर। अब स्टॉप एंड वेट ARQ के अंदर क्या कहता है कि आपकी जो एक्नॉलेजमेंट है वो जो नेक्स्ट फ्रेम एक्सपेक्टेड होगा उसकी एक्नॉलेजमेंट आएगी। फॉर एग्जांपल आपके पास फ्रेम्स हैं मेरा बेटा, कुछ इस तरीके से आपके पास ये फ्रेम्स हैं, हमारे पास ये 4 5 फ्रेम्स हैं। अब इन फ्रेम्स के सीक्वेंस नंबर है, इसका सीक्वेंस नंबर 0, इसका 1, इसका 0, इसका 1, इसका 0। फॉर एग्जाम्पल ये वाला फ्रेम जो है ये सेंड हुआ है। अब रिसीवर एंड पे आपके पास रिसीव हुआ है आपका 0, नेक्स्ट आपके पास क्या है 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0। अब आपके पास ये वाला रिसीवर एंड पे रिसीव हो गया, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड रिसीवर जो आपके पास रिसीव होना है वो क्या है, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड जो डाटा है वो क्या है आपके पास सीक्वेंस नंबर 1। तो एक्नॉलेजमेंट जो सेंड होगी वो 1 की होगी, यहाँ से जो डाटा आया है वो 0 सीक्वेंस नंबर का आया है, और यहाँ से जब डाटा जाएगा एक्नॉलेजमेंट जाएगी तो वो 1 की जाएगी। स्टॉप एंड वेट ARQ कहता है कि आपकी जो एक्नॉलेजमेंट है वो नेक्स्ट फ्रेम जो एक्सपेक्टेड है उसका आपकी एक्नॉलेजमेंट सेंड होती है। ओके हो गया। मैम ये दोबारा एक दफा बता दें। कौन सा? ये एक्नॉलेज वाला। एक्नॉलेजमेंट वाला आपके पास फॉर एग्जांपल सीक्वेंस नंबर है कुछ 3 हमारे फ्रेम्स हैं 0 1 0। आपके पास हमने सीक्वेंस नंबर का पीछे देख लिया कि सीक्वेंस नंबर किस तरीके से निकलने हैं। आपके पास 2 सीक्वेंस नंबर होंगे, किससे, जो सेंडर विंडो साइज है वो और रिसीवर विंडो साइज, दोनों का विंडो साइज 1 है, मतलब कि एट अ टाइम एक ही डेट फ्रेम जो है वो सेंड या रिसीव हो सकता है। तो 2 सीक्वेंस नंबर आगे मॉड्यूलर अरिथमेटिक को यूज करें अगर, तो हमारे पास 0 1 0 1 0 1 इस तरीके से आपका सीक्वेंस नंबर आएंगे। तो ये आपके पास फॉर एग्जाम्पल 3 फ्रेम्स हैं, उनके सीक्वेंस नंबर कुछ यूं आ गए। अब जो डाटा सेंड हुआ है वो सेंड हुआ है 0, ये आपके पास डाटा 0 सेंड हुआ। अब जो एक्नॉलेजमेंट है, एक्नॉलेजमेंट आनी है जो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रेम है। इसी तरह आपके पास जो फ्रेमिंग का कॉन्सेप्ट है वो रिसीवर एंड पे भी होगा। अब ये वाला रिसीव हो गया, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रेम क्या है 1, तो एक्नॉलेजमेंट किसकी सेंड होगी 1 की। स्टॉप एंड वेट ARQ कहता है कि नेक्स्ट फ्रेम जो आपका एक्सपेक्टेड है उसकी एक्नॉलेजमेंट सेंड होगी।
ये हमारा हो गया, दो चीजें हमने देख ली स्टॉप एंड वेट ARQ के अंदर। एक हमने देख लिया क्या आपका क्या नाम है उसका सीक्वेंस नंबर क्या है, दूसरा हमने देख लिया कि एक्नॉलेजमेंट किस तरीके से सेंड होगी। तो ये आपके पास आ गया डिजाइन उसका स्टॉप एंड वेट ARQ का। क्या आपके पास फॉर एग्जांपल ये आपके पास फ्रेम्स हैं, बड़ा कर लेती हूँ मैं। ये आपके पास फ्रेम्स हैं, डिजाइन किस तरीके से बना हुआ है कि आपके पास ये फॉर एग्जांपल आपके सेंडर साइड के फ्रेम्स हैं। यहाँ पे अब आपके पास वेरिएबल यूज हुआ है, ये आपके पास है नेक्स्ट फ्रेम जो आपने सेंड करना है। SN यूज हुआ हुआ वेरिएबल नेक्स्ट फ्रेम टू सेंड, और रिसीवर एंड पे क्या है नेक्स्ट फ्रेम टू रिसीव। RN जो वेरिएबल यूज हुआ है नेक्स्ट फ्रेम टू रिसीव, और सेंडर पे नेक्स्ट फ्रेम टू सेंड। तो यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट फ्रेम कौन सा सेंड होना है, 0। 0 सेंड हुआ तो आपके पास यहाँ पे आपकी एक्नॉलेजमेंट जो आपके पास डाटा सेंड हुआ, उसी तरीके से आपके पास डाटा लिंक नेटवर्क लेयर से डाटा आया, फ्रेम्स बने, सेंड किए फ्रेम्स, और आपके पास डाटा सेंड हुआ एट अ टाइम। सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ही डाटा, एक ही फ्रेम सेंड हो रहा है सेंडर साइड से, इसी तरह रिसीव हो रहा है एक ही रिसीवर एंड पे। अब यहाँ पे आपके पास एक्नॉलेजमेंट आ गई, ये आपके पास डाटा फ्रेम है, डाटा फ्रेम में आपके पास सीक्वेंस नंबर लगा हुआ है, इसी तरह आपके पास यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट फ्रेम है और यहाँ पे उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर लगा हुआ है, और उसी तरीके से आपके पास डिजाइन बना हुआ आपका रिसीवर एंड पे फिजिकल लेयर से डाटा रिसीव हुआ, डाटा एक्सट्रैक्ट हुआ डाटा लिंक लेयर पे, और आगे आपको डिलीवर कर दिया गया। और यहाँ पे आपके पास नेटवर्क लेयर ने एक्नॉलेजमेंट सेंड की बाय यूजिंग फिजिकल लेयर, और आपके पास डाटा सेंड कर दिया गया है एक्नॉलेजमेंट का। ये आपके पास आ गया स्टॉप एंड वेट ARQ का जो डिजाइन है वो आ गया। अब यहाँ पे आपके पास ARQ के अंदर स्टॉप एंड वेट ARQ के अंदर हमने कहा था कि आपके पास टाइमर लग जाता है। टाइमर ये देख लें आपके पास टाइमर लग गया, कहाँ पे, सेंडर एंड पे। क्या आपके पास रिक्वेस्ट आई कहाँ से, नेटवर्क लेयर से, रिसीव सेंडर साइड पे उसका एल्गोरिदम रन हुआ, तब तक रन होता रहेगा जब तक कि डाटा सेंड होना है, रिपीट फॉर एवर। आपके पास डाटा सेंड हुआ, आपका रिसीवर एंड पे रिसीव हुआ, एल्गोरिदम वहां पे स्टार्ट हुआ, रिपीट फॉर एवर उसी तरीके से चलेगा। और आपका नोटिफिकेशन कहाँ से आया था, फिजिकल लेयर से। इसी तरीके से आपका फिर एक्नॉलेजमेंट सेंड हुई जो कि नोटिफिकेशन आया फ्रॉम फिजिकल लेयर। तो आपका जो फ्रेम है वो सेंड कर दिया जाना है किसको, आपके डाटा लिंक लेयर को सेंडर साइड पे। यहीं पे अब आपके पास अगर ये एक्नॉलेजमेंट नहीं आती तो यहाँ पे टाइमर लगा दिया गया है, एक इवेंट टाइमर लगा दिया गया है कि अगर टाइम आउट होता है तो दोबारा से फ्रेम को सेंड कर दे। ये था इसका क्या, जो कि डिजाइन है। अब आगे हम देख लेते हैं कि इसका एल्गोरिदम क्या है, इस प्रोटोकॉल का स्टॉप एंड वेट ARQ का। ये आपके पास मेरा बेटा स्टॉप एंड वेट ARQ का एल्गोरिदम सेंडर साइड पे। सेंडर साइड पे क्या कहता है कि आपके पास नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रेम जो है वो इस टाइम पे 0, मतलब कि फ्रेम 0 सबसे पहले जो है फ्रेम 0 सेंड होना चाहिए। इस तरीके से आपके पास फ्रेमिंग के सीक्वेंस नंबर लगे होते हैं। ये आपके पास सबसे पहले सेंड होना है फ्रेम 0, इसलिए हमने उसे इनिशियलाइज करा दिया। SN जो है वो इस टाइम पे क्या है, 0। आपके पास पहला फ्रेम जो है वो 0 सेंड होगा। अब हम कह देंगे कि कैन सेंड इज इक्वल टू ट्रू, जो हमने पीछे स्टॉप एंड वेट में भी देख कर आए थे कि हम सेंड कर सकते हैं, इस टाइम पे भी कोई भी डाटा सेंड नहीं कर रहा ओवर द मीडियम। कैन सेंड इज इक्वल टू ट्रू, अगर वाइल ट्रू है तो आपने वेट करना है इवेंट का, इवेंट का वेट किया। अगर तो रिक्वेस्ट आ गई है कि आपके पास इवेंट रिक्वेस्ट टू सेंड, और साथ देखना है कि आपका कैन सेंड जो है वो ट्रू है, तो आपने डाटा लेना है, उसके फ्रेम्स बनाने हैं। फ्रेम्स किसके बनाने हैं, जो आपके पास सीक्वेंस नंबर है। नेक्स्ट जो आपने फ्रेम सेंड करना है उस सीक्वेंस नंबर के आपने फ्रेम्स बनाने हैं। हमने क्या कहा था, स्टॉप एंड वेट ARQ के अंदर कॉपी रख ली जाती है सेंडर साइड पे, ताकि अगर एरर आया है तो उसे रीट्रांसमिट किया जाए। इसलिए यहाँ पे आपके पास फ्रेम स्टोर हो गया। ये एक इस यहाँ पे स्टॉप एंड वेट की निस्बत यहाँ पे एक ये एक्स्ट्रा स्टेप आ गया कि स्टोर कर लेना फ्रेम को, उसके बाद आपने सेंड कर देना है फ्रेम और स्टार्ट कर देना है टाइमर। टाइमर आपने ये स्टार्ट कर दिया। टाइमर स्टार्ट करने के बाद जो आपका SN है, आपके पास SN इस टाइम पे यहाँ पे है, SN में आपने +1 कर देना। तो +1 करके आपके पास सीक्वेंस नंबर जो नेक्स्ट फ्रेम एक्सपेक्टेड है वो किधर आ जाना है, नेक्स्ट वाले सीक्वेंस नंबर पे। उसके बाद आपके पास डाटा आपने सेंड कर दिया हुआ है, तो स्टॉप एंड वेट क्या कहते हैं, डाटा सेंड करने के बाद वेट करें। तो जब वेट करना है तो आपके पास कैन सेंड क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्या हम सेंड कर सकते हैं, नहीं आप नहीं सेंड कर सकते, इसलिए हमने उसे कर दिया फॉल्स। कब तक फॉल्स किए रखना है,
जब तक आपको एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हो जाती। अब एक्नॉलेजमेंट रिसीव होने का देख लेते हैं कि एक्नॉलेजमेंट जब रिसीव होगी तो उसके लिए स्टेप्स क्या होंगे। आपने वेट करना है इवेंट का, जिस तरीके से पीछे था स्टॉप एंड वेट के अंदर कि दूसरा इवेंट जनरेट होता है जो कि एक्नॉलेजमेंट का था, तो ये आपके पास इवेंट जनरेट हुआ। यहाँ पे आपके पास अगर तो इवेंट आपके पास अराइवल नोटिफिकेशन का है, अगर आपके पास इवेंट आ गया अराइवल नोटिफिकेशन किसका, एक्नॉलेजमेंट का, रिसीव फ्रेम जिसके साथ आपके क्या लगी हुई है, एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट लगी हुई है। अगर तो आपके पास इफ नॉट करप्टेड, अगर वो करप्ट नहीं है और एक्नॉलेजमेंट आपकी नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रेम, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रेम क्या था, एस एन, पीछे क्या हो गया था, एस एन इज इक्वल टू एस एन प्लस वन हो गया था। पहले एस एन कहाँ पे था हमारा, 0 पे, और वो इंक्रीज होके 1 पे आ गया था। तो वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रेम, पीछे भी हमने क्या कहा था कि नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रेम जो आपका होता है उसकी एक्नॉलेजमेंट सेंड होती है। तो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रेम कौन सा है, 1। अगर तो एक्नॉलेजमेंट आ गई है 1 की, अगर एक्नॉलेजमेंट आ गई है 1 की, तो स्टॉप कर दें आप टाइमर, टाइमर स्टॉप किया, पर्ज कर दें फ्रेम को, पर्ज होते हैं खत्म कर देना। तो जो आपने फ्रेम स्टोर किया था, स्टोर कौन सा किया था हमने, ये 0 वाला फ्रेम स्टोर किया था। इस टाइम पे एस एन क्या है, ये है, इसलिए एस एन को आप -1 करें, मतलब कि इस जगह पे आ जाएं। इस जगह पे जब आए तो इस फ्रेम को डिलीट कर दें अपने पास से, बफर से डिलीट कर दें, और कैन सेंड कर दें ट्रू, मतलब कि अब आप सेंड कर सकते हैं क्योंकि एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गई है, तो अब आप सेंड कर सकते हैं। ये हो गया एक्नॉलेजमेंट का। और अगर इवेंट आ जाता है टाइम आउट का, अगर आपका टाइम एक्सपायर हो गया, फिर क्या करें, दोबारा से स्टार्ट करें टाइमर को और रीसेंड कर दें जो आपका पिछला फ्रेम था, एस एन -1। एस एन इस टाइम पे कहाँ पे है, ये 1 के ऊपर, तो -1 कहाँ पे है, 0 के ऊपर। तो आपने एस एन -1 वाला फ्रेम दोबारा से सेंड कर देना है। ओके हो गया। बच्चों बोलो, बोलो यस मैम, ओके हो गया। यस मैम। ओके हो गया। हाँ वेरी गुड, बोलते रहा करो, मुझे पता चलता कि ओके हो गया। ये आपके पास हो गया सेंडर साइड पे किसका, स्टॉप एंड वेट एआरक्यू का। इन सिंपल वर्ड्स क्या है कि आपके पास सबसे पहले आपका डाटा सेंड होना है। डाटा सेंड करने के लिए क्या करना है, डाटा गेट करना है, फ्रेम्स बनाने हैं, स्टोर करना है, डाटा को सेंड कर देना है, स्टार्ट कर देना है टाइमर, एसएन को इंक्रीज कर देना है बाय 1 जो कि आगे चला जाएगा, और कैन सेंड को कर देना है फॉल्स। उसके बाद अगर आपके पास, हम ये पहले ये वाला इवेंट देख लेते हैं, अगर इवेंट टाइम आउट हो जाता है तो आपके पास स्टार्ट कर दें टाइमर को, और एसएन का रीसेंड कर दें उस फ्रेम को जो कि एसएन अभी कहाँ पे, अगले पे, तो पिछला जो है -1 करके वो सेंड कर दें। और अगर आपके पास एक्नॉलेजमेंट आ जाती है तो क्या करें, स्टॉप कर दें टाइमर को, जो हमने फ्रेम को स्टोर किया था अपने पास, क्योंकि स्टॉप एंड वेट क्या कहता है एआरक्यू कि आप अपने पास स्टोर रखें फ्रेम को। तो जो हमने फ्रेम को स्टोर रखा था उसे हमने डिलीट किया, कैन सेंड को दोबारा कर दें ट्रू, ताकि आप अगला जो फ्रेम है उसे सेंड कर सकें। ये था हमारा सेंडर साइड पे। अब बात कर लेते हैं रिसीवर एंड पे। रिसीवर एंड पे क्या कहता है कि अगर, अब हमने वहां पे क्या कहा था कि आपका पहला जो फ्रेम है वो 0 सेंड होगा, तो रिसीव भी क्या होगा, 0, फ्रेम 0 ही पहले रिसीव होना चाहिए। हम एक्सपेक्ट करते हैं पहला फ्रेम जो है वो 0 ही रिसीव होगा। उसके बाद इवेंट का वेट करें। इवेंट आपके पास अराइवल नोटिफिकेशन का मतलब कि आपके पास रिसीवर एंड पे आपको डाटा रिसीव हुआ है। जब रिसीव हो गया है तो रिसीव कर लिया फ्रेम। अगर तो फ्रेम करप्टेड है, अगर फ्रेम करप्टेड है तो स्लीप पे चले जाएं, क्योंकि फ्रेम करप्टेड है तो उसकी एक्नॉलेजमेंट तो हमने सेंड नहीं करनी है। एक्नॉलेजमेंट तो है कि आपको डाटा रिसीव हो गया है, वो ठीक है। अब हमारे पास जो फ्रेम है वो करप्टेड है, जब करप्टेड है तो स्लीप पे चले जाएं। स्लीप पे जाने की वजह से टाइम एक्सपायर होगा, ऑटोमेटिकली दोबारा से जो फ्रेम है वो सेंड कर दिया जाएगा बाय द सेंडर। और अगर करप्ट नहीं है, अगर करप्ट नहीं है तो आपका जो सीक्वेंस नंबर है अगर तो वो इक्वल टू आर एन है, मतलब कि आपको फ्रेम वही रिसीव हुआ है जो कि रिसीव होना था, तो आप एक्सट्रैक्ट करें डाटा, डिलीवर करें डाटा, आर एन को +1 करके नेक्स्ट पे चले जाएं और सेंड कर दें फ्रेम कौन सा, एक्नॉलेजमेंट का। ये हो गया आपका रिसीवर एंड पे प्रोटोकॉल। ये था आपके पास रिसीवर एंड पे स्टॉप एंड वेट एआरक्यू का प्रोटोकॉल। अब हम इसकी फ्लो डायग्राम देख लेते हैं। फ्लो डायग्राम क्या कहती है कि आपके पास फॉर एग्जांपल आपने डाटा सेंड करना है, एस एन इस टाइम पे क्या है, 0 पे, फ्रेम 0 सेंड हुआ, क्या मैं काटे माटे मारी, फ्रेम 0 आपका सेंड हुआ, एक्नॉलेजमेंट किसकी आई, 1 की, जो कि मैं पीछे बता चुकी थी कि आपके पास नेक्स्ट एक्सपेक्टेड जो फ्रेम है उसकी एक्नॉलेजमेंट सेंड होगी।
अब आपके पास यहाँ पे देखिए Rn इंक्रीज होके क्या हो गया 1 पे आ गया। Sn जो था वो 0 सेंड हुआ, Rn 0 रिसीव हुआ, Rn इंक्रीज होके 1 हो गया। उसके बाद आपके पास फ्रेम 1 सेंड हुआ जो कि दरमियान में कहीं लॉस्ट हो गया। तो जो रिसीवर है वो क्या रहा, वो यहाँ पे स्लीप पे रहा है, उसने कोई भी उसे डाटा ही नहीं रिसीव हुआ। पहली बात तो करप्ट था, करप्ट के टाइम पे उसने स्लीप होना था, यहाँ पे उसे रिसीव ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास टाइम एक्सपायर हो गया। जब टाइम एक्सपायर हुआ तो जो आपका 1 है वो दोबारा से सेंड कर दिया जाएगा, रीसेंड हुआ। फिर आपके पास एक्नॉलेजमेंट क्या आ जाएगी, जो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रेम है 0 वो, फिर आपके पास 0, यहाँ पे आपके पास एक्नॉलेजमेंट आ गई, उसके बाद आपका 0 फ्रेम सेंड होगा, एक्नॉलेजमेंट 1। अब आपके पास यहाँ पे आ जाती है एग्जाम्पल कि आपका क्या नाम है उसका, पहले तो इसे रेज करें। अब यहाँ पे आपके पास फ्रेम 0 सेंड हुआ था तो एक्नॉलेजमेंट किसकी भेजी, 1 की। जब एक्नॉलेजमेंट आपके पास 1 की भेजी तो दरमियान में कहीं लॉस्ट होगी, तो लॉस्ट होने की वजह से आपका टाइम एक्सपायर हुआ, दोबारा से फ्रेम 0 सेंड कर दिया गया। जब दोबारा फ्रेम 0 सेंड हुआ तो उसे फ्रेम 0 नहीं चाहिए, उसका एक्सपेक्टेड फ्रेम क्या है 1, तो उसने डिस्कार्ड कर देना ये कह करके ये डुप्लीकेट है, आगे डुप्लीकेट लिखा हुआ है तो डुप्लीकेट है। तो अब आपके पास फ्रेम 0 जब उसे रिसीव हुआ उसने डिस्कार्ड कर दिया और एक्नॉलेजमेंट दोबारा से उसने भेजी 1 की कि मेरा एक्सपेक्टेड नेक्स्ट फ्रेम जो है वो 1 है। तो यहाँ पे आपके पास 1 की एक्नॉलेजमेंट रिसीव होकर आपका 1 फ्रेम सेंड हो जाएगा। तो ये आपके पास इस तरीके से स्टॉप एंड वेट ARQ काम करता है। ये मेरा बेटा एक एग्जांपल है स्टॉप एंड वेट ARQ सिस्टम की, कि अगर आपके पास बैंडविड्थ ऑफ द लाइन है 1 Mbps और आपके पास जो राउंड ट्रिप टाइम है वो है 20 मिलीसेकंड, तो आपकी बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट क्या हो गई। तो बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट क्या कहती है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 1 Mbps को पहले हमने बिट्स पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 1 × 10⁶ आ जाएगा। और उसके बाद हमने क्या नाम है उसका 20 मिली सेकेंड को हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो 20 इंटू 10⁻³ सेकंड्स आ जाएगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 20,000 बिट्स आ जाएंगी बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली। तो हमारे पास अगर तो सिस्टम है 100 बिट्स सेंड करने का तो उसकी यूटिलाइजेशन क्या होगी लिंक की। तो ये उसका आंसर दिया गया है कि सिस्टम जो है वो 20,000 बिट्स सेंड कर सकता है जब आपके पास सेंडर और रिसीवर जो है उनकी क्या नाम है उसका बैंडविड्थ 1 Mbps और उसका जो टाइम है वो 20 मिली सेकेंड्स होगा। तो आपके पास सिस्टम जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1000 बिट्स सेंड कर सकते हैं अगर तो यूटिलाइजेशन उसकी क्या हमने देनी है, अगर तो 1000 बिट्स इन लेंथ है तो उसकी यूटिलाइजेशन क्या होगी। हमारे पास क्या आई थी 20,000 आई थी, तो 1000 डिवाइडेड बाय 20,000 करेंगे जो कि हमारे पास परसेंटेज निकल आएगी, तो 5% सिर्फ और सिर्फ हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं ARQ के अंदर। इसी तरीके से उसी एग्जांपल को लेके कि अगर 15 फ्रेम सेंड करने हैं तो इट मींस 15,000 बिट्स हैं, तो हम 15,000 बिट्स को डिवाइडेड बाय 20,000 करेंगे। ये एक और एग्जांपल है, तो इसमें हमारे पास कितनी परसेंट आएगी, तो हमारे पास यहाँ पे 75% आ जाएगी यूटिलाइजेशन। ये हमारा हो गया स्टॉप एंड वेट ARQ। नेक्स्ट है जी हमारे पास मेरा बेटा गो बैक एन क्या कहता है। स्टॉप एंड वेट हमने देख लिया, स्टॉप एंड वेट में डाटा सेंड करें, स्टॉप करें, वेट करें किसका, एक्नॉलेजमेंट का। अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आती दोबारा सेंड करें टाइम एक्सपायर की वजह से, जब एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी तो नेक्स्ट फ्रेम सेंड कर दें। ये था हमारा सिंपल स्टॉप एंड वेट ARQ। नेक्स्ट है जी मेरा बेटा नॉइजी चैनल के लिए ही गो बैक एन के अंदर भी आपके पास सीक्वेंस नंबर जो है, अब यहाँ पे जो सीक्वेंस, वहां पे सीक्वेंस नंबर जो था वो आपका डिपेंड करता था सेंडर और रिसीवर की विंडो साइज पे। तो सेंडर वहां पे क्या था, सेंडर की विंडो साइज क्या था 1, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 1 बिट सेंड कर सकता है। विंडो आपके पास बेसिकली होती है जिस तरह आपके पास घरों में विंडो है, कितनी शक्ल बाहर निकाल सकते हो, कितनी आप उसे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे भी उसी विंडो साइज का कॉन्सेप्ट लिया गया है कि उस विंडो साइज में कितने आप फ्रेम सेंड कर सकते हो। तो स्टॉप एंड वेट के अंदर एक ही सेंड होता था और एक ही रिसीव होता था। 1 + 1 आपके पास 2 आपके पास आ जाते थे सीक्वेंस नंबर। अब यहाँ पे जो आपके पास सीक्वेंस नंबर डिपेंड करता है आपकी 2 की पावर m, और m यहाँ पे क्या है आपका साइज ऑफ दी सीक्वेंस नंबर फील्ड्स हैं, क्या आपके पास कितनी बिट्स रिप्रेजेंट कर रही हैं डाटा को। तो m आपके पास क्या है, नंबर ऑफ बिट्स। अब ये आपके पास आ गया मेरा बेटा विंडो, विंडो का कॉन्सेप्ट आपके पास ये जो आपके पास ये मार्क्ड है, ये ग्रे, ये आपके पास है विंडो।
अब यहाँ पे आपके पास सीक्वेंस नंबर क्या होंगे, सीक्वेंस नंबर आपके होंगे 2 की पावर m से, और आपके पास 2 की पावर m मतलब कि आपके पास फॉर एग्जांपल m है 4 बिट्स, m इज इक्वल टू है 4 बिट्स, तो 4 बिट्स 2 की पावर m अगर करेंगे तो आपके पास क्या आ गया 16। इट मींस के 0 से लेकर 15 तक आपके क्या आ रहे हैं सीक्वेंस नंबर। तो ये देख लें 0 से लेकर आपके पास 15 तक आपके पास सीक्वेंस नंबर आ रहे हैं। और मॉड्यूलो 2 की पावर m का मतलब है कि यही सीक्वेंस नंबर दोबारा से यूज हो सके। जब 0 से लेकर 15 तक यूज हो जाएंगे तो दोबारा से 0 से स्टार्ट करके आप 15 तक जा सकते हैं। ये जिस तरीके से ये देखें 0 से 1 तक, और यहाँ पे जब आपके पास 15 एंड हुए थे तो दोबारा से 0 से स्टार्ट होकर आपके पास 15 तक आ गए। ये आपके पास हो गए सीक्वेंस नंबर। अब बात आ जाती है अगली यहाँ पे कि विंडो का साइज क्या होगा इन गो बैक एन। गो बैक एन के अंदर विंडो का साइज होगा 2 की पावर m माइनस 1, 2 की पावर m माइनस 1, यह आपके पास होगा विंडो साइज इन गो बैक एन। अब इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर m माइनस 1, 2 की पावर 4 माइनस 1, आपके पास यहाँ पे ये क्या आ गया 16 माइनस 1 मतलब कि आपके पास 15। इसका मतलब है कि आपके पास 0 से लेकर 14 सीक्वेंस नंबर तक आपके पास विंडो साइज होगा। तो ये देख लें आपके पास ग्रे जो हुई है 0 से लेकर 14 तक आपकी विंडो साइज चल रहा है। तो ये आपके पास दिया भी हुआ है कि विंडो साइज। अब दूसरी बात ये कि आपके पास इसमें कलर्ड चीजें हैं कुछ, वो क्या है, और जो कलर्ड नहीं है वो क्या है वो देख लेते हैं। आपके पास यहाँ पे अब दिया गया है कि फ्रेम्स आपके पास, एक मिनट मेरा बेटा, मैं आ रही हूँ। अब यहाँ पे आपके पास कुछ कलर्ड चीजें हैं कुछ कलर्ड नहीं है, तो वो मैं बता दूं कि वो क्या है। आपके पास यहाँ पे ये जो ऑरेंज कलर में दिए गए हैं